अभी थोड़ा मामला आगे बढ़े तो आज हम 2 यूनिट पढ़ेंगे। एक तो यूनिट 1 तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें थोड़ी बात करेंगे मानव मूल्य पर, मूल्य के बारे में थोड़ा आइडिया बनाएंगे और फिर हम चले जाएंगे यूनिट 2 में। और यूनिट 2 में शुरू करेंगे हम अभिवृत्ति। अगले 5 दिन में करीब यूनिट 2 अभिवृत्ति का टॉपिक खत्म कर लेंगे। फिर 2-3 दिन में, 4 दिन में यूनिट 3 खत्म होगा। फिर 4-5 दिन में, तो अगले 10-12 दिन में आप करीब करीब 3 यूनिट खत्म कर लेंगे। 2, 3 और 4, तो 12-13 दिन मैक्सिमम इसमें आप 3 यूनिट खत्म कर लेंगे। और 5वें यूनिट को आधा हम पहले खत्म कर चुके हैं। गांधी पढ़ चुके हैं, कांत पढ़ चुके हैं, भारत और पश्चिम के विचारकों पर हम लोग कुछ पढ़ाई कर चुके हैं। 2-3 विचारक और पढ़ा दूंगा, तो 2-3 विचारक पढ़ाने में भी 3 दिन रख लीजिए, तो अगले 15 दिन में हम लोग 5 यूनिट खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे 6ठे-7वें यूनिट के साथ केस स्टडी पर। उन 10-12 दिनों में, मतलब उन 8-9-10 दिनों में, जो भी 10-12 दिन तो 8-9 दिन में हम करेंगे केस स्टडी और यूनिट 6-7। तो ये आगे की योजना है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 12 दिन में हम लोग यूनिट 2, यूनिट 3 और 4, 4-4 दिन का एवरेज मान लो। यूनिट 2 में 5 दिन, यूनिट 3 में 3-1 दिन, यूनिट 4 में फिर 3 दिन, 3.5 दिन। इस तरीके से 11 से 12 दिन में ये 3 यूनिट खत्म हो जाएगी। और 2-3 दिन में यूनिट 5, तो 13-14 दिन मान लो। और फिर 8-9 क्लास ये स्टडी के साथ यूनिट 6 और 7 पर। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन करवाता रहूंगा। ये स्टडी जब करेंगे तब भी, और संडे को। ऐसी योजना आगे की है। तो एक बार जब आप थोड़ा सिलेबस पढ़ लेंगे तो हम फिर सारे जो बात पढ़ी है उसके साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे सवालों में हम ज्यादा आइडिया के साथ काम कर सकें। तो आइए पहले थोड़ी बात हम मानव मूल्य पर कर लेते हैं, ह्यूमन वैल्यू पर। मूल्य क्या होता है, सद्गुण क्या होता है, नीति शास्त्र की परिभाषा मैंने लिखी थी लेकिन बहुत समझाया नहीं था। परिभाषा लिखी थी, नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। 2013 में सवाल भी आया है, मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार जरूरी है। तो मूल्य से एक सवाल भी आया है। आज हम जरा इस मूल्य के बारे में थोड़ी समझ बनाने की कोशिश करेंगे, आधे घंटे 40 मिनट में। और फिर हम जाएंगे यूनिट 2 पर, अभिवृत्ति की पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए, तो जरा बताइए मुझे कि मूल्य क्या है। पहले हम सीखेंगे मूल्य क्या है, फिर हम देखेंगे मूल्य के प्रकार, इसमें समझेंगे उच्चतर मूल्य के पहचान का तरीका, मूल्य अस्थायी होते हैं या परिवर्तनशील, इस तरह की कुछ बात हमको जाननी है। चांदनी जी बताएंगी मूल्य क्या होता है। चांदनी जी, मूल्य क्या होता है। ऑनेस्ट, सत्यनिष्ठा, ये सब मूल्य हैं सर। मूल्य का उदाहरण पूछा था कि मूल्य का मायने पूछा था चांदनी। मूल्य का उदाहरण थोड़े पूछा था, ये नहीं पूछा था कि 2-3 मूल्यों के नाम बताओ। अगर सवाल मैंने पूछा होता 2-3 मूल्यों के नाम बताओ तो तुम्हारा उत्तर ठीक था। मैंने पूछा था मूल्य क्या होता है। वे आचरण जिनके आने से मानव का व्यक्तित्व उत्कृष्ट हो जाता है, ये बात सही नहीं है रोहित जी। आचरण नहीं, गुण। आचरण तो कार्य होता है, कार्य कहीं आता जाता थोड़े, गुण आते जाते हैं। चलिए, आप में से कुछ लोगों ने उत्तर दिया है। देखो, मूल्य बेसिकली वो चीजें हैं जिनमें 2 बात होती है, वांछनीयता और प्लस गुणवत्ता, डिजायरेबिलिटी एंड क्वालिटी। इफ these 2 things are combined with each other, these 2 things can be combined with each other, then the outcome which we get is known as value. अगर हम इन 2 चीजों को जोड़ दें, वांछनीयता को, वांछनीयता मतलब जो हम चाहते हैं, और उसके साथ एक शर्त क्या जोड़ दें कि जो हम चाहते हैं उससे गुणवत्ता जरूर जुड़ी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे ये मूल्य है। जैसे देखो, समझो कैसे। मान लो मैंने मूल्य के मायने में लिखा कि ऐसे घटक जो वांछनीय है, वांछनीय मतलब डिजायरेबल, और उनके वांछनीय होने के साथ साथ ये गुणवत्ता के सूचक हैं, गुणवत्ता बढ़ाते हैं। देखना जरा, मान लो मैं कहूं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम अपने लिए कैसा दोस्त चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड यू वांट टू हैव, कैसा दोस्त चाहते हो। अब तुम जो उत्तर दोगे वो उत्तर दिखाएगा तुम्हारी डिजायर को,
कि मेरे मन में ऐसे दोस्त की इच्छा है। तुमने अगर क्या कहा, मैंने सवाल पूछा कि तुम कैसा दोस्त चाहते हो, और तुमने जवाब दिया कि जो ईमानदार हो, जो विश्वसनीय हो, भरोसेमंद हो। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी डिजायर है कि दोस्त के भीतर ये चीजें मौजूद हो, तभी तुम उस दोस्त को स्वीकार करोगे, या तुम ऐसे दोस्त को चाहते हो, तुमको लगता है दोस्त ऐसा होना चाहिए। तो क्या दिखा रहा है, ये ईमानदारी और विश्वसनीयता ना दोस्त के संदर्भ में तुम्हारी किसकी वांछनीयता की सूचक है। अच्छा, ऐसा दोस्त जब मिलेगा तो दोस्ती की गुणवत्ता बढ़ेगी घटेगी? तुम कहोगे बढ़ जाएगी। तुम कहेंगे इसका मतलब ईमानदारी और विश्वसनीयता ये मूल्य है। मैं पूछूं तुमसे कि तुम कैसा बॉयफ्रेंड चाहते हो, कैसा पति चाहते हो? पूछ लिया किसी लड़की से, कैसा पति चाहिए। अब आपने इसके उत्तर में जो बताया, लॉयल हो, निष्ठावान हो, केयर करे, परवाह करे, बहुत सारी बात जो बताएंगे, वो पति के बारे में आपकी वांछनीयता के सूचक है। बन गया मूल्य। मैं पूछूं कैसी पत्नी चाहिए? आपने कहा गऊ, सुशील, गऊ। वांछनीयता तो आपके लेकिन मूल्य है कि नहीं? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि गऊ होने से गुणवत्ता तो नहीं बढ़ती है। तो वांछनीयता तो है लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है उस इंसान की, तो हम कहेंगे ये मूल्य नहीं है। मैं पूछ लूं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तुमको कैसा आदमी चाहिए? वो कहे जो दूसरे के धर्म से खूब घृणा करे। वांछनीयता तो है, घृणा करने वाला आदमी चाहिए, लेकिन इससे इंसान की गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। घृणा से इंसान की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो हम कहेंगे मूल्य नहीं। इसका मतलब दो चीजें हैं इसमें, एक वांछनीयता और एक गुणवत्ता। कैसा समाज चाहिए, कैसा प्रशासन चाहिए, कैसा दोस्त चाहिए, कैसा कैसा भाई चाहिए, कैसा राज्य चाहिए, हम सवाल पूछते जाएं और तुम जो उत्तर देते जाओगे तुम्हारी वांछनीयता का सूचक है, डिजायरेबिलिटी का। अगर उस डिजायरेबिलिटी के होने से, तुम्हारी जो डिजायरेबिलिटी है उसके होने से, उसमें जो बात तुम कह रहे हो बात किसी चीज में डाल दी जाए, उसके होने से उस चीज की गुणवत्ता भी बढ़ रही हो, तो हम कह देंगे मूल्य है। तो हमारी वांछनीयता की वो घटक, मानव की वांछनीयता की वो घटक जो किसी व्यक्ति और संस्था की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, वो मूल्य है ना। तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे मानवीय या मानव की वांछनीयता के वे घटक जो किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़ने या उसमें होने से उस व्यक्ति अथवा संस्था की अच्छाई और गुणवत्ता को बढ़ा दें, मूल्य कहलाते हैं। तो हमारी डिजायर के वो कंपोनेंट जो किसी आदमी के साथ जोड़ दिए जाएं तो आदमी की अच्छाई गुणवत्ता बढ़ जाए, संस्था से जोड़ दिए जाएं तो संस्था की अच्छाई गुणवत्ता जो बढ़ जाए, उसी को मूल्य कहेंगे। ठीक है। अब इधर व्यक्ति में क्या होगा? व्यक्ति में जैसे सत्यनिष्ठा, जैसे ईमानदारी, जैसे करुणा, जैसे निष्पक्षता, ये सब क्या हो गए? ये व्यक्ति की अच्छाई बढ़ाते हैं, इसलिए क्या है? मूल्य है। ध्यान रखो, एक मान लो कंपनी है, वो कंपनी ऐसा एम्प्लॉय चाहती है जो एम्प्लॉय ग्राहकों को ठगे, झूठ बोले, उनसे कंपनी का फायदा बढ़ा दे। तो वांछनीयता तो है, कंपनी का मालिक चाहता है कि एकदम धोखेबाज किस्म का हमको एम्प्लॉय मिले जो ग्राहकों को धोखा दे दे कि हमारा सामान बेच दे। तो वांछनीयता तो है कि एम्प्लॉय में धोखेबाजी होनी चाहिए, लेकिन उस धोखेबाजी से जिस इंसान में आपने धोखेबाजी डाली उसकी गुणवत्ता क्या हो गई? गिर गई। तो हम कहेंगे मूल्य नहीं है। तो आप चाहते हो कि होना चाहिए और चाहने के साथ उस जहां आप चाहते हैं उसकी स्वयं की गुणवत्ता बढ़ रही हो, तभी मूल्य होगा। ठीक है। से अगर हम बात करें संस्था में जैसे समाज, हम कहें कि अगर इसमें शांति हो, सद्भाव हो, तो समाज अच्छा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये मूल्य है। बस फर्क क्या होगा? मानव को अच्छा बनाने वाले घटकों को मानव मूल्य कहेंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे तो सामाजिक मूल्य कहेंगे। हम ढूंढेंगे राज्य कैसा हो, हम कहते हैं राज्य में
क्या मिले सबको? स्वतंत्रता क्या मिले, समानता क्या हो, न्याय क्या हो, लोकतंत्र, ये राजनीतिक मूल्य हुए, इनसे राज्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ऐसे अगर हम संस्था क्या कह दें, प्रशासन, तो हम क्या कहेंगे? इसमें हो पारदर्शिता, इसमें हो प्रभावी उत्तरदायित्व, तो प्रशासन अच्छा हो जाएगा, इसको प्रशासनिक मूल्य कहेंगे। ठीक है, ये सभी मूल्य है। तो मूल्य की एक परिभाषा बन गई कि वांछनीयता के वो घटक जो किसी चीज से जुड़ने पर उसकी गुणवत्ता, उत्कृष्टता बढ़ाते हैं, उनको मूल्य कहते हैं। दूसरा, मूल्यों का एक और मायने हो सकता है। दूसरा, मूल्यों का एक और मायने हो सकता है। तो एक मायने तो ये हो गया। दूसरा, मूल्य का आशय हो सकता है कि मूल्य वे घटक हैं जिनके होने से, मूल्य वे घटक हैं जिनके होने से व्यक्ति के जीवन में स्थायी आनंद बढ़ता है, पीड़ा कम होती है, संबंध प्रगाढ़ एवं टिकाऊ होते हैं। वे घटक जिनके होने से इंसान में टिकाऊ आनंद आए, अस्थायी आनंद आए, पीड़ा घटे, संबंध मजबूत हो जाएं, वो मूल्य हैं। जैसे अगर आप किसी से सच बोलते हैं तो सच बोलने से लगातार आप किसी को धोखा नहीं देंगे तो संबंध आपके टिकाऊ हो जाएंगे। झूठ बोलेंगे तो कुछ दिन बाद संबंध टूट जाएंगे। इसलिए सच एक मूल्य है क्योंकि संबंध को टिकाऊ बनाता है। प्रेम होने से दो लोगों के बीच संबंध टिकाऊ बनता है। तो प्रेम, सच इसलिए मूल्य है क्योंकि संबंध को टिकाऊ बनाते हैं। जैसे एक जीवन शैली होती है, हम कहते हैं ये लाइफस्टाइल अच्छी है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, दौड़ना, भागना, हेल्दी फूड खाना, कहते हैं लाइफस्टाइल अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उस लाइफस्टाइल से आपकी जिंदगी में पीड़ा नहीं आएगी, आपको डायबिटीज नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको हार्ट का डिजीज नहीं होगा, इसलिए लाइफस्टाइल अच्छी है। ठीक है, ऐसे वो सारी चीजें जो आपके व्यक्तित्व में आ जाती हैं तो आपको पीड़ा से बचाती हैं, उन्हीं को मूल्य कहते हैं। तो मूल्य एक तरीके से पीड़ा की मात्रा को कम करने वाले घटक है। इसलिए आपको पढ़ाया था कि जिन राज्यों में दुनिया में मूल्य सबसे मजबूत हैं, कहा था जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे का एग्जांपल दिया था। कहा था इन कंट्रीज में लोगों की जिंदगी में पीड़ा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इन समाजों और राज्यों में मूल्य मौजूद हैं। वहां शांति है, सद्भाव है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लैंगिक न्याय है, भेदभाव नहीं है, इसलिए उन समाजों में आनंद ज्यादा है। ठीक, तो मूल्य को दो तीन तरीके समझ सकते हो। जो पीड़ा कम करे, टिकाऊ आनंद लेके आए, वो मूल्य। जो वांछनीय हो और गुणवत्ता बढ़ाए, वो मूल्य। जिनके आने से कोई चीज बेहतर हो जाए, वो मूल्य। इंसान जिसके आने से बेहतर हो जाए, संस्था जिसके आने से बेहतर हो जाए, वो मूल्य। जैसे प्रशासन जिन चीजों के आने से बेहतर हो जाएगा, वो प्रशासनिक मूल्य। समाज जिन चीजों के आने से बेहतर हो जाएगा, वो सामाजिक मूल्य। राज्य जिन चीजों के आने से बेहतर हो जाएगा, वो राजनीतिक मूल्य। तो ये मूल्य का एक मायने हो गया, जिसको आपने लिखा भी था कि गुणवत्ता, उत्कृष्टता, वांछनीयता, आनंद, इन चीजों से जो जुड़े हुए घटक हैं, उनको हम वैल्यू के तौर पर समझते या जानते हैं। ठीक है, अब ये मूल्य जिसके जहां पाए जाएंगे, जैसे मानव में होंगे तो मानव मूल्य, समाज में होंगे तो सामाजिक मूल्य, राज्य में होंगे तो राजनीतिक मूल्य, धर्म में होंगे तो धार्मिक मूल्य, प्रशासन में होंगे तो प्रशासनिक मूल्य। जिस संस्था के भीतर आकर ये उसको बेहतर बना रहे हैं, उसी के नाम से जाने जाएंगे। तो इसको एक परिभाषा में और लिखी दे रहा हूं, वे घटक जिनसे मानव का चरित्र और जिंदगी बेहतर होती है तथा साथ साथ समाज एवं दुनिया, संस्था की भलाई होती है, वे मूल्य कहलाते हैं। नटसेल में जो किसी को क्या बनाए, बेहतर बनाए, बेटरमेंट करने वाली चीज मूल्य है। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कि मूल्य ये कितने तरह के होते हैं। इनमें कैसे पता करते हैं कि कोई मूल्य कौन सा हायर है, कौन सा लोअर है। ये पीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। तो दूसरी बात, अब इन मूल्यों को लेकर डिबेट भी है, लेकिन हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। जैसे क्या डिबेट है, मूल्य कमजोर क्यों हो रहे हैं, मूल्यों को मजबूत कैसे किया जाए, आधुनिक समय में इन मूल्यों को अपनाने में क्या चुनौतियां हैं। इस तरह के सवाल भी होंगे जिनका उत्तर हम प्रशासनिक मूल्य के साथ पढ़ेंगे ना। तो मैं लिख दे रहा हूं सवाल, इन सवालों का उत्तर आप देखेंगे यूनिट 3 में। तो कुछ यहां लिख दे रहा हूं, मूल्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विमर्श, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स जो मूल्य से जुड़ा हुआ है। जैसे मूल्यों के कमजोर होने या इनमें
गिरावट के क्या कारण है? समकालीन समय में मूल्यों पर किस प्रकार के संकट हैं? मूल्यों के अनुसार जीवन जीने या चलने में क्या कठिनाई है? मूल्यों को सुदृढ़ या मजबूत कैसे किया जा सकता है? मूल्यों को सुदृढ़ या मजबूत कैसे किया जा सकता है? ये मूल्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विमर्श हैं। इनका जवाब हम यहां बड़े लिख भी दे रहा हूं। इन प्रश्नों का उत्तर यूनिट 3 में लोक प्रशासन के बुनियादी मूल्य की पढ़ाई में सीखेंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और इन क्वेश्चंस का जवाब हम यूनिट 3 के साथ पढ़ेंगे। वहां रिपीटिशन होगा। आपको 3 जगह मूल्यों पर सेम बात पढ़नी है। आप यूनिट 6 देखेंगे तो वहां भी लिखा है मूल्यों को सुदृढ़ करने का तरीका, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यूज कैसे करेंगे आप। यूनिट 3 में प्रशासनिक मूल्य है, वहां भी उनका संकट क्या है, संकट अगर है तो मूल्यों को संकट से कैसे बचाएंगे, मूल्य मजबूत कैसे करेंगे, वहां भी देखेंगे। और पहले यूनिट में भी मानव मूल्य है। तो लगभग समस्याएं, मूल्यों के जो संकट हैं वो पहली यूनिट में, तीसरी यूनिट में, छठे यूनिट में लगभग एक जैसे होंगे। इसलिए इसको हम यहां पढ़ने के बजाय वहां ज्यादा जोर देकर पढ़ेंगे। अब सवाल बनता है कि मूल्य कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के मूल्य हैं। मूल्यों का बहुत सारे आधार पर विभाजन किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका हो सकता है से आप मूल्य के विभाजन को समझ सकते हैं। मूल्य के प्रकार, एक तो प्रकार कौन सा है? एक संस्थाओं के आधार विभाजन, जैसे सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य इत्यादि। सामाजिक मूल्य वो है जो समाज की उत्कृष्टता बेहतर बनाते हैं, समाज को उत्कृष्ट बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। आर्थिक मूल्य वो है जो इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं। राजनीतिक मूल्य वो है जो राज्य को बेहतर बनाते हैं। प्रशासनिक मूल्य वो है जो प्रशासन को बेहतर बनाते हैं। तो संस्थाओं के आधार विभाजन है। दूसरा एक मूल्य है जो कहते हैं इसको साध्य मूल्य और साधन मूल्य, एंड वैल्यू और मीन वैल्यू। साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य वो है जो अपने आप में मूल्यवान है। ये मूल्य जो अपने आप में मूल्यवान है, मतलब उनकी जरूरत हमेशा होती है। जैसे प्रेम, करुणा, दया, न्याय, जितने मानव मूल्य हैं सब अपने आप में मूल्यवान है। और साधन मूल्य वे हैं जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में मूल्यवान है। आपको कोई एंड चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक मूल्य चाहिए। जैसे मार्क्स कहता है हिंसा, क्रांति। क्रांति कब मूल्यवान है? जब तक समाज असमता मूलक है। एक बार समानता आ गई तो फिर हमको क्रांति नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम करना हमको हमेशा चाहिए। तो वो मूल्य जो अपने आप में मूल्यवान है वो तो हो गया साधन मूल्य। लेकिन वो जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करवाने के लिए मूल्यवान है वो हो गया साधन मूल्य। जैसे आरक्षण, आरक्षण साधन मूल्य है, हमेशा मूल्यवान नहीं है। जब तक समाज में असमानता बनी है तब तक मूल्यवान है। जिस दिन समाज में असमानता खत्म उस दिन आरक्षण का महत्व खत्म। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी अपने आप में मूल्यवान नहीं है। तभी तक मूल्यवान जब तक गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। गरीबी रेखा के नीचे लोग खत्म हो जाए मतलब गरीबी रेखा के नीचे ना रह जाए तो फूड सिक्योरिटी का कोई महत्व नहीं। तो यहां मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे साम्यवादी दर्शन में क्रांति। जैसे कल्याणकारी राज्य में कुछ कल्याणकारी योजनाएं, वो कल्याणकारी योजनाएं तभी तक महत्वपूर्ण है, तभी तक मूल्य मानी जाएंगी, तभी तक हमको बेहतरी दे सकती हैं जब तक लोगों का कल्याण नहीं हुआ है। एक बार कल्याण हो गया तो योजनाओं का कोई महत्व नहीं। बहुत सारे कानून, सती प्रथा के खिलाफ जो कानून आया था
तो एक साधन मूल्य था, सती प्रथा खत्म हो गई, अब उस कानून का कोई मूल्य नहीं बचा। तो मूल्य को इस आधार पर साध्य और साधन इस तरीके से भी बांटा जा सकता है और संस्थाओं के आधार बांटा जा सकता है। ये तो महत्वपूर्ण प्रकार है, वैसे बहुत सारे इसके प्रकार है, बहुत अलग अलग आधार पर मूल्यों को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। मैंने आपको दो सामान्य जो इसके मायने हो सकते हैं उनको समझा दिया। अब एक सवाल आया यूपीएससी में, पीसीएस में भी आया है, यूपीएससी में भी आया है। सवाल आया कि सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्य की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। राजस्थान पीसीएस ने पूछा उच्चतर मूल्य क्या होता है? तो दो मूल्यों में एक दूसरे से श्रेष्ठ है, ये कैसे पता लगेगा? उच्चतर मूल्य कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? इसका इस्तेमाल आप स्टडी में भी करेंगे और वैसे अदरवाइज भी करेंगे, सवाल पूछा जाएगा तब भी करेंगे। एक बात ये सीख लें, और दूसरी बात क्या है, मूल्य अस्थायी होते हैं या परिवर्तनशील? ये बात का जवाब ढूंढ लें, दो सवाल का जवाब ढूंढ लें तो मूल्य पर हमारा फैक्चुअल जो थोड़ा सा आइडिया, कोई फैक्चुअल सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअल सवाल मैंने बता दिया कि चार बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल है कि मूल्यों पर संकट क्या है, आज लोग मूल्य के साथ क्यों नहीं चल रहे हैं, मूल्यों की प्रेरणा कम क्यों हो रही है, मूल्यों को मजबूत कैसे किया जाए, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है जिनको हम यूनिट 3 के साथ करेंगे, यूनिट 6 के साथ करेंगे। फैक्चुअल वाला पार्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो दो सवाल हमारे मूल्य से और बचे। एक, मूल्य स्थायी होते हैं या परिवर्तनशील, और दूसरा, उच्चतर या श्रेष्ठ मूल्य का पता कैसे चलता है? देखो, मूल्य अस्थायी होते हैं या परिवर्तनशील, इसका एक उत्तर नहीं है। अलग अलग तरह के मूल्यों को लेकर अलग अलग तरह की राय है। जैसे जो लोग मूल्यों को चेतना से जोड़ते हैं, चेतना से, चेतना को अंग्रेजी में क्या कहते हो? स्पिरिट। इस स्पिरिट से बना स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। जो लोग मूल्यों को चेतना से जोड़ते हैं वो मानते हैं कि कुछ लोग भारत में, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, ईसाई लोग, भारत में भी दुनिया में भी मानते हैं कि हमारी आत्मा या चेतना अमर है, स्पिरिट अमर है। अब चूंकि आत्मा अमर है तो उसके जो मूल्य होंगे वो भी अमर हो जाएंगे, और अमर होने का मतलब अस्थायी हो गए। इस आधार पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक मूल्य है आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यूज, और स्पिरिचुअल वैल्यू चूंकि स्पिरिट की वैल्यू है, और स्पिरिट यानी आत्मा यानी चेतना मरती नहीं है, जैसे गीता में कहा गया ना, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ना अस्त्र उसको छेद सकते हैं, न हवा उसको सुखा सकती है, न आग उसको जला सकती है, न पानी उसको गीला कर सकता है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, इसका आत्मा अमर है। इस्लाम में कब्र में लेट के हम जजमेंट डे का इंतजार करेंगे, अल्लाह के फैसले का इंतजार करेंगे, तो कौन है जो इंतजार करेगा? रूह। रूह हमारी बची है, वो नहीं मरी। ईसाइयत में भी जजमेंट डे का इंतजार करेंगे, निर्णय के दिन का इंतजार करेंगे, वहां भी रूह जिंदा है, मरी नहीं है। तो एक वर्ग है जो क्या मानता है, एक वर्ग है जो मानता है कि मनुष्य मूलतः अमर आत्मा है, जैसे इस्लाम में, हिंदू में, ईसाइयत में। इसलिए अमर आत्मा के मूल्य भी अमर होंगे। तो ज्यादातर आध्यात्मिकतावादी लोग, ज्यादातर धार्मिक लोग मूल्यों को परिवर्तनशील नहीं मानते। इसीलिए इस्लाम 1400 साल पहले आया होगा, लेकिन उसमें कुरान में जो बात लिखी होगी कहेंगे ये अकाट्य है, वैसे वैसे बनी रहेगी। हिंदू जो वेद को मानते हैं कहते हैं वेद का खंडन नहीं हो सकता, अकाट्य है। तो बहुत सारे लोग जो धर्म ग्रंथ को अकाट्य कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद की वाणी अंतिम बात है, वेद में लिखी गई बात पूरी तरह सत्य है, तो आप ये कहते हैं तो आप क्या मानते हैं? चूंकि वो बातें आध्यात्मिक चेतना की बातें हैं, इसलिए उनमें परिवर्तन नहीं होगा। धर्म इंसान के शरीर के लिए नहीं बनाए, धर्म इंसान की रूह के लिए, आत्मा के लिए बनाए। इसलिए क्या पाओगे? धर्म हो, आध्यात्मिक संदर्भ हो, ये मूल्यों को अस्थायी मानते हैं। दूसरा एक वर्ग जो कहता है मनुष्य मूलतः शरीर है और शरीर नश्वर है, भौतिक शरीर है, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। मनुष्य मूलतः क्या है? मनुष्य मूलतः शरीर है। शरीर कैसा है? शरीर नश्वर है। अतः भौतिक शरीर के भौतिकतावादी मूल्य भी परिवर्तनशील है। तो भौतिकतावाद परिवर्तनशील मूल्यों में यकीन करता है, आध्यात्मिकतावाद निश्चित मूल्यों में यकीन करता है। आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि मूल्यों के अस्थायी होने और परिवर्तनशील होने का जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया कि कुछ लोग मानते हैं मूल्य समय के अनुसार बदल जाते हैं, कुछ मानते हैं नहीं बदलते। वहां बता रहा हूं कि अल्लाह से जो मूल्य निकालते हैं उनका मूल्य कभी नहीं बदलता,
वेद को आकाश मानने वालों का मूल्य कभी नहीं बदलता। उनके लिए तो आगे 1000 साल बाद भी अल्लाह की वाणी है, कुछ नहीं बदलेगा, वेद में कुछ नहीं बदलेगा, सनातन है। तो जो किताब वाले लोग हैं, जो किताब आत्मा रूह के लिए लिखी गई है, वो कई बार मूल्यों को क्या मानते हैं? अस्थायी। क्या यही एक वर्ग है? और जो शरीर वाले लोग हैं वो परिवर्तनशील। क्या यही एक विभाजन है? नहीं। साध्य मूल्य भी प्राय अस्थायी माने जाते हैं। प्रेम करुणा हमेशा मूल्य है, लेकिन साधन मूल्य परिवर्तनशील माने जाते हैं। यहां तक कि भारत के संविधान में भी दोनों तरह के मूल्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्टर ने बेसिक स्ट्रक्चर दिया उसमें, संविधान का आधारभूत ढांचा, और कहा यह ढांचा बदल नहीं सकती संसद भी। इसका मतलब क्या मान लिया उन्होंने? संविधान का ढांचा अस्थायी मूल्य है, और कहा बाकी संविधान को बदल सकते हो। तो क्या हो गया? वो परिवर्तनशील है। तो मूल्य अस्थायी है या परिवर्तनशील, इसका और भी आधार है। क्या? साध्य मूल्य जैसे न्याय, प्रेम, ये सब स्थायी हैं। साधन मूल्य जैसे कल्याणकारी योजना परिवर्तनशील है। इसी तरीके से कहा कि संविधान का मूल ढांचा जिन मूल्यों से जुड़ा है वह स्थायी है, बाकी का संविधान एवं उसके मूल्य परिवर्तनशील हैं। तो बहुत सारे ऐसे आधार हैं। परिणाम निरपेक्षतावादियों के हिसाब से, कांत के हिसाब से, जो सार्वभौमिक है वही नैतिक। सार्वभौमिक मतलब क्या था? जो कभी ना बदले, जो हर देश काल में समान बना रहे, सबके लिए समान बना रहे। तो परिणाम निरपेक्षतावादियों के लिए मूल्य अस्थायी है, परिणाम सापेक्षतावादियों के लिए मूल्य परिवर्तनशील है। तुम क्या कह देंगे? परिणाम निरपेक्षतावाद से जुड़े मूल्य स्थायी है, परिणाम सापेक्षतावाद से जुड़े मूल्य परिवर्तनशील है। तो मूल्य परिवर्तनशील है, अस्थायी, ये सवाल कभी फिर से पूछ लिया जाए या वैसे कहीं बताने की जरूरत पड़े तो समझना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आप उठाएंगे और आप कल्याणकारी योजनाओं से होते हुए धर्म तक जाएंगे तो आपको मूल्यों के संदर्भ में दोनों बात दिखाई देगी, परिवर्तनशीलता भी, स्थायित्व भी। इसलिए हम कहेंगे कि मूल्य अस्थायी है या परिवर्तनशील, यह निर्भर इस बात पर करता है कि संदर्भ क्या है, किसके मूल्यों की बात चल रही है। आत्मा के मूल्यों की बात चले तो स्थायी होगा, शरीर के मूल्यों की बात चलेगी परिवर्तनशील होगा। परिणाम निरपेक्षतावादियों के मूल्यों की बात चलेगी स्थायी होगा, परिणाम सापेक्षतावादियों के मूल्य की बात चलेगी परिवर्तनशील होगा। साध्य मूल्यों की बात चलेगी स्थायी होगा, साधन मूल्यों की बात चलेगी परिवर्तनशील होगा। बुद्धिवादियों के मूल्य की बात चलेगी स्थायी होगा, अनुभववादियों के मूल्य की बात चलेगी परिवर्तनशील होगा। तो इस तरीके से मूल्यों के संदर्भ में एक जो ये बात है इसको भी आपने थोड़ा समझा और पहले चूंकि पढ़ चुके हैं तो आप इसको करेक्ट कर पाए होंगे। अब आखिरी बात है मूल्यों में श्रेष्ठ एवं हीन का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, कोमल भतेजा जी बताएंगे, क्योंकि कोमल भतेजा जी को सब बात जल्दी समझ में आ जाती है। ये वाली बात भी पढ़ा चुका हूं मैं पहले। ये बताएंगे मूल्यों में श्रेष्ठ और हीन का विभाजन कैसे होता है, और यूपीएससी का क्वेश्चन भी इस पे पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? कहा गया सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, इससे यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और केस स्टडी में भी इसका बहुत यूज होगा। जब दो विकल्प तुमको मिलेंगे, दोनों तरफ मूल्य होंगे, तो अगर कोई मूल्य श्रेष्ठ पता चल जाए तो हम उसको चुन लेंगे, हीन वाले को छोड़ देंगे। हाँ, आए कोमल भतीजा जी। कितनी गलत अंग्रेजी लिखते हो तुम लोग, अंग्रेजी पे काम करो थोड़ा। बताइए, जल्दी बताइए। कोमल जी इंतजार कर रहे हैं आपका। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, ऐसा ना हो कि अगली लाइन बोलना पड़े, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। तो दर पे आंखें लगी हैं, देर मत करिएगा, बड़ी देर कर दी दवा लाते लाते।
मोहम्मद, मोहम्मद आओ, बताओ। कावेरी वर्मा जी आई हैं। मोहम्मद जी, जी सर नहीं बोलना है, उत्तर बताना है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो उतनी देर में तुम चैट करोगे, इससे बेहतर है कि तुम ही को कुछ बताओ, इसी पर कुछ चैट कर लो। प्रभाव और गुणवत्ता के अंतर पर, आधार पर। नहीं, पढ़ा चुका हूं, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा तभी याद आएगा। और अगर आप गजनी हैं, आप सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तो फिर आपको कहां याद आएगा। मैक्सिमम लाभ श्रेष्ठ और मिनिमम दुख ही मूल्य है। इसका मतलब आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप लोग। विकास कुमार ने और अतुलकर ने कुछ ठीक बात बताई है। देखो, ये कष्ट वस्त पहुंचाने वाला ये प्रवचन है, ये सब ये ठीक नहीं है। देखो, मिल ने 3 आधार बताए थे। क्या बताया था? संपोषणीयता, स्थायित्व या संपोषणीयता, टिकाऊपन, समावेशन और योग्य न्यायाधीश का निर्णय। 3 आधार मिलने बताए थे, जिससे उसने कहा था कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ है। आप कहेंगे सर सुख की बात क्यों कर रहे हैं मूल्य की बात में? अभी आपको पढ़ाया मूल्य की एक परिभाषा में कि मूल्य वो है जो सुख बढ़ाता है, जिससे पीड़ा कम होती है, वो मूल्य है, ये बताया। तो अगर मूल्य सुखों से जुड़ा है और सुखों में गुणवत्ता का अंतर होता है, तो जो सुखों की गुणवत्ता का आधार है वही मूल्यों की गुणवत्ता का आधार बन जाएगा। तो अगर आप सुखों की गुणवत्ता का आधार मुझे बता देते तो उसी से तय हो जाता कि उसी से मूल्य की गुणवत्ता का आधार भी बन जाएगा। जिस आधार पर कोई एक सुख दूसरे सुख से श्रेष्ठ होता है, उसी आधार पर सुख देने वाले मूल्य भी एक मूल्य दूसरे मूल्य से श्रेष्ठ और हीन हो जाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है। क्या बात है कि चूंकि मूल्य वे हैं जो मानव जीवन में आनंद बढ़ाते हैं, पीड़ा कम करते हैं, अतः आनंद की गुणवत्ता या श्रेष्ठता का आधार मूल्यों के भी श्रेष्ठता और गुणवत्ता का आधार बन जाएगा। बात यह कही मैंने कि मूल्य बेसिकली जुड़े हुए हैं किससे? सुख से। और सुख आप जानते हैं, इसमें आप जानते हैं सुखों में गुणवत्ता का अंतर होता है। क्या पढ़ा था? जो सुख ज्यादा समावेशी होते हैं, ज्यादा संपोषणीय होते हैं, वे, जब मिल पढ़ाया था तब यह बात बताई थी कि 2 प्रकार के सुख मिल कहता है गुणवत्ता का अंतर होता है। और वहां उसने बताया था कि मानसिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। और मानसिक सुख कैसे श्रेष्ठ होते हैं? कहा था क्योंकि मानसिक सुख ज्यादा समावेशी है, ज्यादा संपोषणीय है। तो जरा समझना इस बात को। इसका मैंने क्या कह दिया? लिखा है मूल्य को हम जोड़ सकते हैं सुख से, सुखों में गुणवत्ता का अंतर होता है, जो सुख ज्यादा समावेशी होते हैं, ज्यादा संपोषणीय होते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। इधर लिखा है चूंकि मूल्य वे हैं जो मानव जीवन में आनंद बढ़ाते हैं, आनंद की जगह सुख भी लिख सकते हो, पीड़ा कम करते हैं, अतः आनंद की गुणवत्ता श्रेष्ठता का आधार मूल्यों की भी श्रेष्ठता और गुणवत्ता का आधार बन जाएगा। अब देखो, इसका मतलब सुखों की दो आधार मैंने बनाया। एक बनाया संपोषणीयता, संपोषणीयता मतलब टिकाऊपन, इसी को कह सकते हो दीर्घजीविता। और दूसरा बनाया समावेशन, समावेशन मतलब समतामूलक, तब तक पहुंच जाए जिसके दायरे में ज्यादा लोग आ सकें, जो अपने स्वरूप में ज्यादा लोकतांत्रिक हो, उसको समावेशन कहते हैं। सुखों की गुणवत्ता का आधार यह है।
जिस सुख में ज्यादा टिकाऊपन होगा, जिसमें लोकतांत्रिक होने का लक्षण होगा, जो समतामूलक होगा, वो सुख ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो यही आधार क्या होगा? यही आधार मूल्यों के भी श्रेष्ठता का होगा। अब जरा टेस्ट करो, सवाल पूछा गया था यूपीएससी का, सामाजिक मूल्य ज्यादा श्रेष्ठ आर्थिक मूल्य से। एक तरफ लिखो सामाजिक मूल्य, दूसरी तरफ लिखो आर्थिक मूल्य। सामाजिक मूल्य और आर्थिक मूल्य का एक उदाहरण लिखो। जैसे मान लो सामाजिक मूल्य का एक उदाहरण मैंने लिख दिया, अभी लिखा था वही लिख दिया, शांति, सद्भाव, भाईचारा, ये सामाजिक मूल्य है। ठीक है। आर्थिक मूल्य में आओ। आर्थिक मूल्य में जैसे समृद्धि, ग्रोथ, इकोनॉमी पढ़ा होगा, उसमें ग्रोथ पढ़ा होगा। ग्रोथ एक इकोनॉमिक वैल्यू है। हम कहते हैं अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है तो इकोनॉमी अच्छी है। कहा था ना, जो अच्छा बनाए किसी चीज को, जो गुणवत्ता बढ़ाए किसी चीज की, वही मूल्य है। तो ग्रोथ वाली इकोनॉमी अच्छी है, तो समृद्धि इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। ग्रोथ क्या है? समृद्धि। इधर लिख लिया आर्थिक मूल्य है, इधर शांति सद्भाव, ये क्या लिख लिया? ये सामाजिक मूल्य है। अब जरा टेस्ट करो, टेस्ट करो, इन दोनों में कौन ज्यादा टिकाऊ होगा? मान लो किसी राज्य में इस साल ग्रोथ हुई 7% की, तो क्या गारंटी है कि अगले साल भी 7% की ग्रोथ होगी? होगी? नहीं, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इकोनॉमी में इस साल 7% की ग्रोथ हुई, अगले साल 5 की रह जाए, 5.5 की रह जाए, 6 की रह जाए। इसका मतलब ये ग्रोथ टिकाऊ नहीं है, इसमें अस्थायित्व नहीं है। बहुत हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। लेकिन किसी समाज में शांति आ जाए, लोग अहिंसक हो जाएं, तो क्या रातों रात हिंसक हो जाएंगे? नहीं। एक बार समाज में शांति आ गई, जैसे आपको बार बार जिक्र करता हूं स्कैंडिनेवियन कंट्री का, फिनलैंड में अगर शांति आ गई तो अगले साल शांति खत्म नहीं हो जाएगी। दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में समृद्धि चल रही हो, कम हो सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण समाज है तो रातों रात शांतिपूर्ण समाज अगले साल खत्म नहीं हो जाएगा। शांति खत्म होने में लंबा वक्त लगेगा, धीरे धीरे रूट करेगी। तो इसका सामाजिक मूल्य क्या है? ज्यादा टिकाऊ है। क्या पाओगे? ये वाले मूल्य उन वाले मूल्यों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ है। ज्यादा टिकाऊ है तो क्या हो गए? ज्यादा संपोषणीय है। तो क्या पाओगे? ये क्या है? ये मूल्य ज्यादा संपोषणीय है। क्यों ज्यादा संपोषणीय? क्या समृद्धि होगी तो जरूरी है क्या कि सबकी आय बढ़ जाए? किसी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो क्या सबको समतामूलक तरीके से ग्रोथ का लाभ मिल जाता है? क्या नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है ग्रोथ हो और कुछ ही लोगों को लाभ मिले, बाकी लोग पीछे छूट जाएं। ग्रोथ गारंटीड तौर पर समावेशी नहीं होती, लेकिन किसी समाज में शांति आएगी तो क्या ऐसा होगा क्या कि अमीर लोगों को मिल जाएगी शांति, गरीब को नहीं मिलेगी? भाईचारा आएगा, सद्भाव आएगा, अमीर लोगों को मिलेगा, गरीब लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं। शांति आएगी, सबको मिलेगी। समाज शांतिपूर्ण बनेगा, अहिंसक बनेगा तो सबको लाभ मिलेगा। इसलिए क्या है? यह ज्यादा समावेशी है। इसी आधार पर आप में जिन्होंने कुछ ने पूछा है कि केरला मॉडल और गुजरात मॉडल में कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा है? केरला मॉडल सामाजिक मूल्य का मॉडल है, गुजरात मॉडल आर्थिक मूल्य का मॉडल है। इसलिए एथिक्स के लिहाज से केरला मॉडल ज्यादा अच्छा है। दुविधा हो गई? पढ़ाया था शुरू में आपको, डिबेट है केरला मॉडल और गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल कहता है आर्थिक विकास पहले करेंगे, सामाजिक विकास बाद में करेंगे। केरला मॉडल कहता है सामाजिक विकास पहले करेंगे, आर्थिक विकास पर बाद में जोर लगाएंगे। दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही है? हम कहेंगे जो मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मूल्य पहले चाहिए। गुजरात मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मान रहा है? आर्थिक मूल्य को। केरला मॉडल किसको मान रहा है? सामाजिक मूल्य को। क्या प्रूव हुआ? सामाजिक मूल्य ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब है कि एथिकली सामाजिक मूल्य पर बल देने वाला केरला मॉडल ज्यादा ठीक है। किस स्टडी हल हो गई? अगर सवाल ऐसा आ जाए तो कौन सा मूल्य श्रेष्ठ है, कौन सा मूल्यहीन है, इसका पता हम इससे लगाते हैं कि किस मूल्य का लाभ ज्यादा लोगों को मिलेगा। कौन सा मूल्य समानता के साथ सब तक पहुंच जाएगा। ग्रोथ सब तक नहीं पहुंचेगी, पूंजीवाद सब तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन शांति पहुंचेगी, सद्भाव पहुंचेगा, भाईचारा पहुंचेगा, एचडीआई इंडेक्स को बेहतर करेंगे, सब तक पहुंचेगा। इस तरह से जिसमें समावेशन ज्यादा है, संपोषणीयता ज्यादा है, उस मूल्य को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। ये बात अगर समझ गए तो मूल्यों के मध्य जो ये विवाद है कि कौन सा मूल्य श्रेष्ठ है कौन सा हीन, उसको तुम पता कर सकोगे। तो ये हमारा मानव मूल्य पर कुछ पढ़ाई थी जो हमने खत्म की। अब हम जाएंगे यूनिट 2 पर। इसमें कुछ तथ्य था और बाद में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया मूल्यों में श्रेष्ठ और हीन मानने। पूछा गया सवाल यूपीएससी में, सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों से श्रेष्ठ हैं, तो बताते कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि सामाजिक मूल्य समानता लोकतंत्र जैसे आदर्श से जुड़ते हैं। सामाजिक मूल्य ज्यादा टिकाऊ रहेंगे, ज्यादा दिन तक लाभ देंगे। सामाजिक मूल्य ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, आर्थिक मूल्य उनकी तुलना में कम टिकाऊ है। और दोनों के लिए उदाहरण चुनना पड़ता कि देखिए ये सामाजिक मूल्य है, ये आर्थिक मूल्य है, और इस तरीके से ये दोनों दिखा सकते हैं हम। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक मूल्य दूसरे से श्रेष्ठ, दूसरा उसकी तुलना में हीन है। अब कोमल भटेजा जी कहीं हैं तो वो अपना स्माइली फिर से एक बार बना दीजिए, लिख दीजिए क्लियर सर। कहां है कोमल जी? सवाल तो सुन नहीं पाती वो, वैसे बाकी समय तो बहुत एक्टिव रहती हो, इमोजी भेजती रहती हो, जब सवाल पूछा तो सुना ही नहीं दिया। तो अब 2-4 इमोजी फिर से बना के भेज देना, जिससे ये पता चल जाए कि उत्तर सुन लिया है। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे यूनिट पर, यूनिट 2 पर। यूनिट 2 पर अरे विचार से तो पूरी दुनिया उत्पन्न होती है भाई, सब मूल्य थोड़े उत्पन्न होता है। आतंकवाद कहां से उत्पन्न हुआ है? विचार से तो उत्पन्न हुआ है। तो क्या आतंकवाद मूल्य हो जाएगा?
विचार से अगर कहोगे मूल्य उत्पन्न होता है, विचार से AK-56 और AK-47 भी पैदा हुई। पहले तो विचार ही आया होगा ना किसी दिमाग में ऐसी बंदूक बनाएंगे, तो क्या AK-56 AK-47 बिहार में भागलपुर और मुंगेर में जो देसी तमंचा पिस्तौल है कट्टा सब मूल्य हो गया? मूल्य तो नहीं हो गया ना। विचार से तो किसी की भोजपुरी गाना भी बना होगा, विचार से किसी की वर्ण व्यवस्था भी बनी होगी, विचार से दास प्रथा भी बनी होगी। नदी पहाड़ के अलावा तो दुनिया में जो कुछ है सब विचार से बना है। विचार से ही बुर्का हिजाब भी आया होगा, जिसको पहन के लाखों मुस्लिम स्त्रियां वस्तुकरण का शिकार हैं। विचार से सिंदूर मंगलसूत्र आया होगा, जिसको लगा के हजारों लाखों हिंदू स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर मान के घूम रही हैं। तो सब विचार से ही है भाई अतुलकर जी। सब विचार से जो चीज उत्पन्न होती है वो मूल्य नहीं हो जाता जब तक उस विचार की उत्कृष्टता सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो विचार किसी चीज को बेहतर ना बना रहा हो, तब तक उसको मूल्य नहीं कहा जा सकता। सोनाली अपना सिलेबस अगर आप देखेंगे तो यूनिट 3 में बहुत सारे मूल्य लिखे हुए हैं। क्या टॉपिक का नाम है यूनिट 3 का? फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। बुनियादी मूल्य सिविल सेवा के, सब बुनियादी हैं, सब महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप कहें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपके सिलेबस का हेडिंग क्या है जरा बताइए, एथिक्स का। इस तरह के सवाल का जवाब आप खुद भी ढूंढ सकती हैं। आपके सिलेबस का हेडिंग क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। नीति शास्त्र कोई मूल्य है नहीं, अभिरुचि कोई मूल्य है नहीं, सत्यनिष्ठा मूल्य है। तो जब सिलेबस की हेडिंग में, पेपर की हेडिंग में सत्यनिष्ठा लिखा है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण मूल्य होगा। तो इसी से पता लगा लेना चाहिए। पल्लवी पांचाल जी, आपके सवाल का उत्तर कभी नहीं दे पाता हूं मैं। वो पता नहीं आप सवाल ही ऐसा गोपनीय पूछती होंगी कि वो दिखता नहीं है, और या तो मुझे पढ़ा रहा होता हूं तो सवाल पूछ रही होती, सवाल तब पूछा जाता है मैं चर्चा कर रहा होता हूं। बाकी पूरे टाइम में चैट नहीं देखता हूं। किताब मंगवाए कि नहीं मंगवाए, किताब कैसे आई मोहम्मद भाई, पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा ऑफलाइन, किताब आने के बाद करना पड़ेगा, यही सब पढ़ना रह गया है। पूरे टाइम चैट पढ़ूं तो यही सब पढ़ूंगा। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना बंद नहीं किया होता तो आपको कैसे पढ़ा रहा होता? यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ कोचिंग नहीं पढ़ाई जा सकती। अब मूल्यों के साथ डिबेट जो है, भानु अभी लिखा था मैंने कि मूल्य के साथ जो डिबेट होगी, मूल्य की ये संकट क्या है, दूर कैसे करोगे, कैसे अपनाना चाहिए, क्यों नहीं अपना रहे हैं, क्या बताया था, ये सब पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो वो मत पूछो जो मैंने पहले बता दिया है। नींद भगाने का फार्मूला है सो जाओ। जब सो ही जाओगी तो फिर तो नींद कुछ देर बाद भागी जाएगी। अभी मैं गया था 2 कॉलेज में, एक दिन हंसराज गया था और एक दिन गया था क्या नाम है ये साउथ कैंपस का जो कॉलेज है, साउथ कैंपस में मोतीलाल भी है, यहाँ पे कालकाजी में जो कॉलेज है, नाम बोल रहा हूँ, देखो याद ही नहीं आ रहा है कॉलेज का नाम, जबकि वहाँ मेरे बहुत सारे साथी पढ़ाते हैं। राजेंद्र पांडे जी वहाँ प्रिंसिपल है आजकल। क्या प्रकट हुई कोमल जी, अलग सर को मत देखा करो, सपने में आयस देखा करो। बात से हर निर्गुण बने। 10 मतलब होता है मानव वाले गुणों का ना होना, सीमित गुणों का ना होना। तो तुम लोग बुलाओगे, मैं कैसे बुलाऊंगा भाई? गुणवत्ता हो तो उसको सद्गुण कहेंगे। अंग्रेजी में वैल्यू और वाइस है, वर्चू और वाइस है। मूल्य नहीं है, इनको मूल्य नहीं कहेंगे तो दुर्गुण है। पूर्वाग्रह को कैसे कम कर सकते हैं? अमन ये सब तो बड़ा, पूर्वाग्रह को कम करने का देखो सबसे आसान तरीका यही है, किसी भी बात को, किसी भी इंसान, किसी भी किताब, किसी भी व्यक्ति के कहने पर मत मानो। कुछ बेसिक पैरामीटर्स बनाओ जिंदगी में, उन बेसिक पैरामीटर्स से उसको टेस्ट करो। अगर तुम्हारे दिमाग में पैरामीटर क्लियर होंगे तो उन पैरामीटर्स से अगर वो चीज निकलेगी तभी स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा पूर्वाग्रह कम हो जाएगा। पूर्वाग्रह क्यों होता है? जब हम किसी बात को बिना माने ही पहले से स्वीकार कर रहे होते हैं, उसको सच मान लेते हैं, उस पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। तो सवाल खड़ा करना और किसी बात को भी किसी व्यक्ति, इंसान, किसी किताब, किसी धर्मगुरु, केवल उसके कहने से नहीं मान लेना चाहिए। ये पूर्वाग्रह को दूर करने का तरीका है। Initially I taught in Syama Prasad Mukherjee College and then I went to Miranda House. बहुत शुक्रिया कोमल जी, आप दोनों नोट्स पढ़ती हैं। चलिए अब आइए थोड़ा बात करते हैं आवृत्ति पर, अगले यूनिट पर। हमारा यूनिट नंबर 2 है आवृत्ति एटीट्यूड। एटीट्यूड जैसे हमने यूनिट 1 पढ़ते समय यह समझने की कोशिश की थी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं यूनिट 1,
और आपको हर टॉपिक पढ़ने से पहले पढ़ाने से पहले बताया था, जैसे नैतिकता का सार पढ़ाने से पहले बताया था कि हम 5 सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। एक, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें। स्वार्थवाद पढ़ के सीखा था, जिसमें जैविक आंगिक एकता जैसा आइडिया जुड़ रहा हो उसको नैतिक मानो, जिसमें संकीर्ण स्वार्थ तुम्हारा पूरा हो रहा है उसको अनैतिक मानो। सुखवाद पढ़ के सीखा, जिसमें मानसिक सुख मिल रहा है उसको नैतिक मानो। तो नैतिकता का सार हमने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें। कांत ने कहा जो सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानने के सूत्र के साथ संगत हो उसको नैतिक मानो, बाकी चीजों को नैतिक मत मानो। तो नैतिक अनैतिक की पहचान करने के लिए हमने नैतिकता का सार पढ़ा। दूसरा क्या सवाल था? 5 सवाल हल हुए इससे। मेरे अंदर नैतिक प्रेरणा कैसे आएगी, मैं नैतिक क्यों बनूं? सुखवादियों ने जवाब दिया कि तुम नैतिक बनोगे तुम्हारी जिंदगी में मानसिक सुख बढ़ जाएंगे। स्वार्थवादियों ने कहा कि तुम नैतिक बनोगे तो तुम्हारे जो हित है व्यापक हित से जुड़ जाएंगे, और जो व्यापक हित है उनके पूरा होने की संभावना ज्यादा होती है। सबका हित पूरा होगा, बड़े वर्ग का हित पूरा होगा, तुम्हारा अपने आप पूरा हो जाएगी। इसलिए नैतिकता तुम्हारे हित को पूरा करेगी। मैं नैतिक क्यों बनूं, क्या मिलेगा मुझे नैतिक बनने से? दिखाया नैतिक बनने से तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा, नैतिक बनने से तुम्हारी जिंदगी की गुणवत्ता अच्छी होगी। स्वार्थवाद में सीखा था ये। स्त्रियों के लिए कहा था नैतिक बनने से तुम्हारे स्वार्थी बनने से तुम्हारे साथ होने वाली यौन हिंसा रुक जाएगी। दलितों को नैतिक बनने से, स्वार्थी बनने से, वर्गीय चेतना बनाने से सामाजिक न्याय मिल जाएगा। तो नैतिक क्यों बनूं, इस सवाल का जवाब हमने स्वार्थवाद सुखवाद में ढूंढा था। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल क्या था? नैतिकता के किसी सिद्धांत से दुनिया कैसे अच्छी होगी। अब दुनिया कब अच्छी होगी? पर्यावरणीय संकट का समाधान हो जाए, लैंगिक हिंसा रुक जाए, सामाजिक न्याय आ जाए। सुखवाद स्वार्थवाद को इस्तेमाल करके दिखाया था कि कैसे उनकी नैतिकताओं से ये सब आ सकता है। चौथा सवाल क्या था? हमारी संस्थाएं कैसे बेहतर होंगी। स्वार्थवाद की नैतिकता जब पढ़ाई तो दिखाया कि आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई की तुलना में ज्यादा बेहतर काम करता है, उसमें वर्क कल्चर ज्यादा बेहतर है, गूगल में वर्क कल्चर ज्यादा बेहतर है, माइक्रोसॉफ्ट में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो संस्थाएं स्वार्थवाद की नैतिकता चल रही हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा था कि यूपीएससी अगर ये सवाल पूछेगा तुम अपने आप को नैतिक क्यों बनाओगे, तो हम स्वार्थवाद सुखवाद का प्रयोग कर सकते हैं। पूछेगा कि यौन हिंसा को कैसे रोकोगे, स्वार्थवाद सुखवाद गांधी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी केस स्टडी पूछेगा नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करोगे, मानसिक सुख वाला विकल्प चुन लूंगा, गांधी के हिसाब से वाला विकल्प चुन लूंगा जिसमें साध्य भी ठीक हो साधन भी ठीक हो। कांत के हिसाब से वाला विकल्प चुन लूंगा जिसमें सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानने का सूत्र लग रहा हो। तो उससे केस स्टडी हल कर पाऊंगा, मैं अपने आप को नैतिक क्यों बनाऊं इसका जवाब दे पाऊंगा, दुनिया में कोई नैतिक समस्या उसका समाधान कर पाऊंगा। इस तरह के सवाल हम यूनिट 1 से कर लेंगे। लेकिन अब यूनिट 2 क्यों पढ़ रहे हैं फिर? यूनिट 1 तो इसलिए पढ़ा जिससे केस स्टडी हल कर सके, जिससे बता सके दुनिया बेहतर कैसे होगी, जिससे बता सके संस्थाओं को बेहतर कैसे किया सकता है। यूनिट 2 क्यों पढ़ रहे हैं? यूनिट 2 ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि नैतिकता को जानने के बाद भी इतना सब लाभ वहां पढ़ लिया, लेकिन इस क्लास में जितने बच्चे हैं, पापा कुमार से लेकर बच्चा कुमार तक, इनमें कोई भी कंप्लीटली इस नैतिकता को पढ़ने के बाद नैतिक बन जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चांदनी, कोमल, श्वेता, अंशित, को जरूरी है कि सब नैतिक बन जाएंगे। नैतिकता तो बहुत पढ़ ली, नैतिकता बहुत सारी लड़कियों ने पढ़ लिया कि कैसे पितृसत्ता हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसा थोड़ी सारी मुसलमान लड़कियां बुर्का और हिजाब छोड़ देंगी, और सारी हिंदू लड़कियां वो कान में बाली पहनना, नोज पिन पहनना बंद कर देंगी। सुन तो लिया कि कैसे पितृसत्ता की संस्कृति ने पहला काम क्या किया, आपके सोचने का ढंग बदल दिया। जो संस्कृति बनाई गई आपके शोषण के लिए, जिस संस्कृति में 2000 साल तक रहते हुए आपको कभी पुरुषों की बराबरी नहीं मिली, उसी संस्कृति के प्रति आप भक्त हैं, उसका भक्तिभाव से पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संस्कृति ने आपके सही गलत को सोचने का आइडिया बदल दिया। तो चलिए मैंने आइडिया तो आपको बता दिया क्यों कैसे गलत है, समझा दिया कि तुम्हारी सोच सांस्कृतिक हो चुकी। तुम जो लंबे बाल रखती हो उनको रखने से कोई फायदा नहीं, मेरे तरह छोटे बाल रखो, शैम्पू कम लगता है इसमें, गर्मी कम लगती है इसमें। लेकिन पल्लवी पांचाल बाल तो नहीं कटाएंगी अपने, छोटे नहीं करेंगी, प्रियंका भी नहीं करेंगी, सोनिया भी नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि नैतिकता में हम नैतिकता पढ़ के समझ गए कि सही गलत क्या है, लेकिन सही गलत समझने के बावजूद हमारे कार्य तक, हमारे व्यवहार तक, हमारे जीवन तक नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? और वो अगर नहीं जा पाएगी तो फिर तो नैतिकता केवल आंसर लिखने के काम आएगी। तो ऐसा क्या है जो नैतिकता को केवल आंसर लिखने तक रोक देगा, केवल क्लास में बहस और चर्चा करने तक रोक देगा, आपके जीवन में नहीं जाने देगा? वही चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड वो कारण है जो नैतिक ज्ञान के बाद भी इंसान को नैतिक होने से रोक देता है। इसका मतलब है, हमने कहा था हम पूरा पेपर क्यों पढ़ रहे हैं एथिक्स का, जिससे नैतिक समस्याओं का समाधान कर सकें, हम नैतिक बन सकें, इसलिए पूरा पेपर पढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने पहले नैतिक बनने के लिए सीखा कि नैतिक बनने से हमारा क्या फायदा है, नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे हो सकती है, पढ़ा दिया। लेकिन ये सब पढ़ने के बावजूद भी, अपना फायदा जानने के बावजूद भी, जैसे मैं स्त्रियों को समझा दूं कि भाई पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा ले लो, फायदा ही तो है, लेकिन स्त्रियां नहीं लेंगी, जानने मात्र से नहीं लेंगी। तो फिर इसका मतलब नैतिक समस्याएं केवल ज्ञान से सॉल्व नहीं होंगी, केवल ज्ञान से आप नैतिक बनेंगे भी नहीं, ना आप नैतिक बनेंगे ना सारी नैतिक समस्याएं हल होंगी। तो इसलिए हमको नैतिक समस्या के कुछ और कारकों की पड़ताल करनी पड़ेगी जो ज्ञान होने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी नैतिक आचरण तक नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बालों वालों से प्यार नहीं होता किसी को। आपके हाथ से खूब लंबे लंबे बाल निकलने लग जाएं,
उतने जितने आपके बाल लंबे, आपको प्यार नहीं रहेगा। आपको बालों से प्यार नहीं है, आपको उस आर्किटाइप से प्यार है जो सोसाइटी में लड़कियों के लंबे बाल होने से ये कहता है कि उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो बाल से थोड़ा प्यार है, बाल तुम्हारे बॉडी में सब जगह है, हेयर है, सब जगह हेरियम। हमारे बालों का एक सेंस है। कल से मैं अगर चोटी बांध के दो आऊं, कल तो नहीं आ पाएंगे, मतलब काफी दिन लगेगा। जैसे सिख लोग बाल लंबे रखते हैं, पुरुष भी लंबे रखते हैं, ऐसा थोड़ी पुरुषों के बाल छोटे होते हैं, सारे सिखों के बाल लंबे होते हैं, जो पुरुष हैं उनके भी। फिर मैं आऊं तो मुझे प्यार नहीं होगा। क्यों प्यार नहीं होगा? इसलिए प्यार नहीं होगा क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है कि लंबे बाल अच्छे नहीं है। तो बाल बढ़ते मुझे क्या लगती है? उलझन होने लगती है। आपको बचपन से आदत डाल दी गई लंबे बाल की, तो आपको लंबे बाल से कोई उलझन नहीं होती। वही लंबे बाल मेरे कर दीजिए, मुझे उलझन होने लगेगी। तो ये जो आइडिया है, ये सब आइडिया कल्चरल है, ये आपका और हमारा आइडिया नहीं है। तो ये जो बात है, इसको हम सीखने जा रहे हैं। तो पहली बात हमको सीखनी क्या है? नैतिकता में आवृत्ति की भूमिका दो बातों में, इसमें सहायक होने में भी, बाधक होने में भी। तो पहले हम समझेंगे कि एटीट्यूड की इथिक्स में क्या भूमिका है, क्योंकि एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। गुस्सा रोकने के लिए पहले तो तुम नाम ही बदल लो। तुम्हारा नाम ही आफत आ गई। अब तो आफत आ गई, नाम होगा तो गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा? अब तुम्हारा नाम सुन के हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तुम्हारा नाम अगर आफत आ गई है तो खुद ही तुमने कह रखा है कि मैं तो आफत हूं। दूसरा, नैतिकता में आवृत्ति की भूमिका। दूसरा, आवृत्ति क्या होती है और इसके घटक क्या है, उसके घटक। तीसरा, इसी में घटक के साथ आवृत्ति के घटकों के बीच किस तरह के संबंध हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। घटक मतलब इसकी संरचना, जो घटक है ना इसकी, ये इसकी संरचना है। फिर आवृत्ति के कार्य, आवृत्ति करती क्या है, और फिर आवृत्ति परिवर्तन या अनुनय, और आखिरी बात आवृत्ति के प्रकार। इतनी बातें हमको एटीट्यूड में पढ़नी है। ठीक है, तो चलो, ये जो भूमिका है इसकी जगह आवृत्ति क्या है इसको पहले कर लेते हैं। इस वाली बात को पहले कर लो, जिससे थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताने का मौका मिलेगा। तो इससे पहले कर लेता हूं, चलो इसको पहले कर लेता हूं। आवृत्ति क्या है? व्हाट इज एटीट्यूड? पहला सवाल हमारा है, आवृत्ति क्या है? क्या है भाई आवृत्ति? बताइए साहिब ए आलम, साहिब ए आलम, मेरठ के नवाब, बताइए आवृत्ति क्या है? अन्नू तो ठीक है, आवृत्ति नहीं ठीक है, इसको दूर करो। क्या है आवृत्ति पहले बताओ, तभी अन्नू ठीक होगी। हमारा आचरण और कार्य। देखिए आफत आ गई को गुस्सा नहीं आया, हंसी आ गई। नहीं पता पीडब्ल्यू का वो जो पोथा है, किताब है नहीं तुम्हारे पास? उसमें पढ़ना चाहिए था आवृत्ति क्या है। तुम तो सब जानती हो पल्लवी, तुम तो निर्गुण हो ही, परम ज्ञानी निर्गुण। तो साहिब उससे पढ़ना। आगे जो टॉपिक आने वाला, जैसे कल मैंने बताया था कि हम एटीट्यूड पढ़ेंगे, कल यूनिट 2 पढ़ेंगे, उसे पढ़ लेना चाहिए था। थोड़ा पढ़ के आओगे तो मेरठ से कौन कौन है ये तो पता चलेगा ही, साथ में आवृत्ति क्या है ये भी पता चलेगा। नहीं, मेरठ वालों का तो पता लगा लोगे, आवृत्ति का पता नहीं लगेगा। अभी तुम्हारी जिंदगी में आवृत्ति की जरूरत ज्यादा है, मेरठ वाली तो देर सवेर मिल ही जाएगी। भावनाओं या राय का मिश्रण ये तो नहीं है सोनाली। रुझान और रुचि, मनोविज्ञान की समस्या नहीं है विकास आवृत्ति, मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट तो है।
सकारात्मक दृष्टिकोण आवृत्ति का एक तरीका हो सकता है, एक तरह की आवृत्ति हो सकती है। मैंने ये नहीं पूछा किस किस तरह की आवृत्ति हो सकती है, मैंने पूछा आवृत्ति होती क्या है। रविराज, सही बात भाई। आवृत्ति माने बार बार दोहराना नहीं साई मां, ये बार बार दोहराना वाला मामला नहीं, जुमे की नमाज नहीं है ये, बार बार दोहरानी है। बार बार दोहराना आवृत्ति नहीं होती है। आवृत्ति होने पर हम कोई काम बार बार कर सकते हैं, किसी खास तरह की आवृत्ति है तो हम कोई काम बार बार कर सकते हैं। आवृत्ति हमारा नजरिया है हर कार्य को करने का, दैनिक जीवन के हर कार्य को लेके। हर कार्य को करने का नजरिया तो नहीं होता, कई बार हम बिना आवृत्ति के भी कुछ कार्य करते हैं। सारी चीजों को लेकर हमारी आवृत्ति नहीं होती, लेकिन हाँ तुम्हारी ये बात सही है, कार्य करने का नजरिया। नकुल कुमार भगत, नैतिकता को जीवन में कैसे लागू किया जाए, ये आवृत्ति से जुड़ी समस्या होगी जिसकी चर्चा हम करेंगे। आवृत्ति का मायने ये नहीं है। अनुमोदन या स्वीकृति की भावना को दर्शाती है। पापा कुमार हमेशा बहुत गूढ़ आंसर लेके आते हैं, ऐसी भाषा में लेके आते हैं कि आधे स्टूडेंट तो धराशायी हो जाएं। हाथी खड़ा करने क्या लिखा है? अनुमोदन या स्वीकृति की भावना को दर्शाती है जो हमें जानकारी के आधार पर हमारे मूल्यांकन और प्रति। भाई कहां से ले आते हो ये कोहिनूर हीरा ढूंढ के ऐसा आंसर? चलिए ठीक है, देखिए कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। एटीट्यूड बेसिकली व्यक्ति का वो नजरिया होता है, वो दृष्टिकोण है जिसके आधार पर वो वस्तुओं का मूल्यांकन करता है। लेकिन जब यहां मैं वस्तु शब्द बोल रहा हूं तो वस्तु का मतलब गिलास और मोबाइल नहीं है, केवल वस्तु का मतलब व्यापक है। तो क्या कहेंगे हम? वो दृष्टिकोण या नजरिया जिससे हम वस्तुओं का मूल्यांकन करके तीन बातें प्रकट करते हैं, तीन चीजें जिससे हम बताते हैं मूल्यांकन करके, वो आवृत्ति। क्या? एक बताते हैं उस वस्तु के प्रति अपना विश्वास, उस वस्तु के प्रति विश्वास कैसा? सकारात्मक या नकारात्मक, पसंदगी या नापसंदगी ना? तो हम बताते हैं कि ये चीज हमको पसंद है या नापसंद है। जिसको पापा कुमार ने अनुमोदन, अस्वीकृति इस तरह के शब्दों से बताया था, उसी को मैं सरल शब्दों से क्या कह रहा हूं? पसंद नापसंद। तो ऐसा विश्वास जो ये बताता है कि ये चीज हमको पसंद है नापसंद है, इसको हम स्वीकार करेंगे, इसको अस्वीकार करेंगे, ये अच्छी है, ये बुरी है, इसके प्रति हमारा रुझान है, इसके प्रति हमारा विकर्षण है, इसके प्रति अट्रैक्शन है, इसके प्रति अवर्जन है। तो एक शब्द जैसे आकर्षण, विकर्षण। और क्या बताते हैं? मूल्यांकन करके एक और बात बताते हैं। मूल्यांकन करके और बात बताते हैं, बताते हैं अपने संवेग या भावना को। हम उस चीज के बारे में फील क्या करते हैं? हमारे मन में क्रोध आता है उस चीज को देखने पे, घृणा पैदा होती है, हमको प्रेम उमड़ता है, क्या पैदा होता है, कौन सा संवेग? और तीसरा, हमारा व्यवहार या क्रिया क्या होगा? वो चीज हमारे सामने आ जाए, हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसा मूल्यांकन का नजरिया जो किसी वस्तु के बारे में तीन बात बताता है। एक, उस वस्तु के प्रति हमारे व्यवहार या क्रिया के बारे में बताता है, उस वस्तु के बारे में हमारे संवेग या भावना के बारे में बताता है, और उस वस्तु के बारे में हमारे विश्वास को बताता है। ऐसे मूल्यांकन के नजरिए को हम आवृत्ति कहते हैं ना? तो क्या ये हो गई ये वस्तु क्या होगी भाई? कौन सी वस्तु? किस वस्तु की बात कर रहे हैं? यहां वस्तु का मतलब साइकोलॉजी में किसी भी चीज से है। जैसे मार्क्सवाद भी यहां एक वस्तु होगी, लड़का लड़की भी वस्तु होगी। जैसे देखो साहिब आलम की आवृत्ति इस समय लड़कों को लेकर नकारात्मक है, लड़की को लेकर सकारात्मक है, तो लड़का लड़की भी वस्तु हो सकता है। मार्क्सवाद गांधीवाद भी वस्तु हो सकता है, इस्लाम और हिंदुइज्म भी वस्तु हो सकता है, विष्णु और शंकर भी वस्तु हो सकते हैं, अल्लाह और विष्णु भी वस्तु हो सकते हैं। वस्तु का तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, या कोई भी चीज। अल्लाह को लेके किसी का विश्वास सकारात्मक हो, अल्लाह को पसंद करे, दूसरा भी विष्णु को पसंद करे, तो हम कहेंगे एक आदमी का अल्लाह को लेकर रुझान सकारात्मक है, दूसरे का नकारात्मक है, एक का विष्णु को लेकर सकारात्मक है। तो आप तब क्या होगा? तब उसमें हम कहेंगे अल्लाह, खुदा, विष्णु ये क्या है? ये हमारी आवृत्ति की वस्तुएं हैं। ठीक है, ऐसे कोई विचारधारा हो सकती है, संविधान हो सकता है, सीए और एनआरसी का कानून हो सकता है। सीए और एनआरसी का कानून आया तो देश भर में बहुत सारे मुस्लिम संगठन, सिविल राइट्स ग्रुप ने उसका विरोध किया। उनका नजरिया उस कानून सीए और एनआरसी के प्रति नकारात्मक था, उनके विश्वास में वो उसको नापसंद कर रहे थे। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। नोटबंदी हुई, कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की, कहा नोटबंदी गलत की, कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया। तो नोटबंदी क्या हो जाएगी? वस्तु। सीए एनआरसी का कानून क्या हो जाएगा? वस्तु।
किसानों के लिए कानून आया, उस कानून का पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने विरोध किया। किसान वो कानून क्या हो गया? वस्तु, जिसका कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे। तो चाहे कोई कानून हो, भगवान हो, राज्य हो, विचारधारा हो, लड़का लड़की हो, हीरो हीरोइन हो, खिलाड़ी हो, देश हो, जगह हो, कोई भी चीज है उसको हम यहां वस्तु कहेंगे। उसको लेके आपका जो विश्वास है, आपका जो संवेग या जो भावना आपकी है, और आपका जो व्यवहार है, इन तीनों चीजों से जो रुझान आप प्रकट करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं उसका, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं के मूल्यांकन के उनके वे ढंग हैं जिनमें व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति अपने विश्वास, संवेग और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु के प्रति जिसमें हम अपने विश्वास, संवेग और व्यवहार को प्रकट करते हैं, ऐसे किसी मूल्यांकन के नजरिए को आवृत्ति कहा जाता है। यह मूल्यांकन सकारात्मक भी हो सकता है और यह मूल्यांकन नकारात्मक भी हो सकता है। पसंदगी का भी हो सकता है, नापसंदगी का भी हो सकता है। पापा कुमार की भाषा में कहें तो स्वीकृति का भी हो सकता है, अनुमोदन का भी हो सकता है, और अस्वीकृति अनुमोदन का भी हो सकता है, रिजेक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आवृत्ति कहते हैं। तो बेसिकली आवृत्ति में हम क्या करते हैं? आवृत्ति में हम करते हैं किसी वस्तु का मूल्यांकन। कैसा हो सकता है? ये सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। और वस्तु से क्या मायने है? वस्तु से मायने कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, विचारधारा हो सकती है, कानून हो सकता है, संविधान हो सकता है, नीति हो सकता है, नियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कार्य आएगा क्यों नहीं? पिछले पेज पर देखो क्या लिखा है। यहां व्यवहार और क्रिया लिखा है कि नहीं लिखा है? व्यवहार या क्रिया लिखा है कि नहीं लिखा है? तो व्यवहार या क्रिया जो लिखा है ये कार्य ही तो है। क्रिया का तुम उस चीज के प्रति क्या करेंगे, उसके प्रति क्या करेंगे, इसी को कार्य कहेंगे। ठीक है, तो यहां ये बात अगर आप समझते हैं तो समझते हैं, जैसे मैं कह दूं कि मुझे मार्क्सवाद पसंद नहीं है, मार्क्सवाद एक अच्छा विश्वास नहीं है, मार्क्सवाद एक अच्छी विचारधारा नहीं है, इससे दुनिया को नुकसान होगा। मैं कह दूं कि मार्क्सवादियों का समर्थन करने वाले या मार्क्सवाद का समर्थन करने वाले लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। तो मैं जब ये कह रहा हूंगा तो इसका मतलब मैं मार्क्सवाद के प्रति अपने नकारात्मक आवृत्ति को शो कर रहा हूं। मैं यही बात गांधीवाद के बारे में कह दूं कि गांधी का विचार सब फर्जी है, यूटोपियन है, तो मैं गांधीवाद के बारे में नकारात्मक विश्वास शो कर रहा हूं। मैं कहूं कि लोकतंत्र एक बहुत अच्छी शासन प्रणाली है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र एक ऐसी चीज होगी जिसके प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक है। तो आवृत्ति का मतलब अगर आप समझ गए कि आवृत्तियां हमारे मूल्यांकन के ढंग हैं, हमारे वे दृष्टिकोण है जिसमें हम तीन बातों को प्रकट करते हैं, विश्वासों को, संवेगों को, व्यवहारों को। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे और कल इससे आगे की बातचीत करने के लिए फिर से मिलेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एटीट्यूड पर हमारी बातचीत जारी रहेगी।